हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गौरमांत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज हम पेपर एनालिसिस करने वाले हैं ऑफ गेट एक्सेल केमिस्ट्री 2017 का। ओके, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। टोटल मार्क्स 30 होंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, मीन्स यू विल गेट 15 क्वेश्चन and there will be negative marking, that is 25%. So questions को solve करने से पहले आप पेन एंड नोटबुक रेडी कर लीजिए। You will be allotted 1 minute time to answer each question. एंड जब आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, तो प्लीज ऑनेस्ट रहिएगा खुद के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर टोटल स्कोर आफ्टर कंप्लीटिंग द टेस्ट। ओके गाइज, सो गिव इट योर बेस्ट शॉट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, टाइम अप गाइस। तो देखो, सीओ रेडियली रिएक्ट किसके साथ करेगा? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज Fe। और अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप देख रहे हो जब आयरन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन के ऊपर भी चार्ज 0 है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर भी चार्ज 0 है। एंड जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसके अंदर भी आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड पे चार्ज 0 है। इस वजह से आयरन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा। एंड दूसरा रीजन आप देख सकते हो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करके। जैसे ही आप चारों कंपाउंड्स के ऊपर, चारों एटम्स के ऊपर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे आयरन का स्टेबल एटॉमिक नंबर आता है, दैट इज 18। वो कैसे आया? देखो, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए Fe+2 के केस में +2 चार्ज है, तो आपने 8 - 2 किया, 6 आया, +2 × 5, जो कि 5 आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड के एटम्स थे। ठीक है, सॉल्व किया तो आपको पता चला यहाँ पे 16 आया। दिस इज अनस्टेबल कंडीशन। इसी तरीके से आपने तीनों के अंदर कैलकुलेट किया तो आपको पता चला कि अनस्टेबल कंडीशन आ रही है एंड आयरन में स्टेबल कंडीशन है। ओके, इसीलिए आपका आंसर गया फर्स्ट, दिस इज आयरन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, टाइम अप गाइस। तो देखो, आपको बताना है मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू NO2+ आयंस आर। बेसिकली आपको ऐसे ग्रुप्स ढूंढने हैं यहाँ पे जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो सबसे पहले आप NO2+ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लो तो आपको पता चलता है कि NO2+ में 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं
आपने कैलकुलेट किया। अब आपको ऐसा ग्रुप देखना है जिसके पास 22 इलेक्ट्रॉन्स ना हो। आपने CO2 N3 माइनस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करे। कार्बन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के पास 8 हैं, लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं तो 8 × 2 किया। कोई भी चार्ज नहीं है, इसीलिए चार्ज यहाँ पे 0 हो गया। तो आपने जैसे ही कैलकुलेट किया आपको पता चला 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं CO2 के अंदर। इसी तरीके से N3 माइनस है, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल में, 3 एटम्स हैं, इसीलिए 7 × 3 एंड माइनस चार्ज है तो आपको +1 करना होगा। तो आपने देखा 22 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। इसी तरीके से आपने बाकी सारे ऑप्शंस को चेक किया तो आपने देखा OF2 एंड O3 माइनस, इसके अंदर OF2 में तो 26 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एंड O3 माइनस में 25 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाता है कि OF2 एंड O3 माइनस नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक है टू NO2+। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, टाइम अप गाइस। तो आपको बताना है कि एक्सटेंसिव क्वांटिटी कौन सी है इन चारों ऑप्शंस में से। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रेशर आपका इंटेंसिव है, टेम्परेचर भी इंटेंसिव है एंड केमिकल पोटेंशियल भी इंटेंसिव क्वांटिटी है। तो बचा आपका डी, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज द एक्सटेंसिव क्वांटिटी, विच मीन्स आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, टाइम अप गाइस। तो देखो आपको क्वेश्चन बोल रहा है द कंपाउंड दैट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक फाउल स्मेल अपॉन हीटिंग विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म इज। देखो सबसे बेसिक चीज जो इस स्टेटमेंट में दे दी है, दिस इज फाउल स्मेल। आपको पता है फाउल स्मेल, जब भी फाउल स्मेल की बात की जाएगी तो आपके पास आइसोसाइनाइड एक पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे ज्यादातर अमीन्स की बात हो रही है, तो अमीन्स के केस में फाउल स्मेल की अगर बात की जाएगी तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। एंड जब RNH2 मतलब अमीन ग्रुप KOH एंड CHCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म दिस इज CHCl3, ये जब रिएक्ट करते हैं तो एक अनस्टेबल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, दिस इज नोन एज कार्ब अमीन। ओके, तो CCl2 का जब फॉर्मेशन होता है तो ये जो लोन पेयर्स होते हैं ये H2 के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। ओके, एंड जो नेसेसरी कंडीशन है RNC के फॉर्मेशन के लिए वो होती है कि प्राइमरी अमीन जरूर होना चाहिए, इसे हम कार्ब अमीन रिएक्शन भी बोलते हैं।
तो आप चेक करते हैं चारों ऑप्शंस के अंदर प्राइमरी अमीन कहां पर है। आप जैसे ही चारों ऑप्शंस को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन है, तो ये आपका टर्शरी अमीन है। सेकेंड वाले केस में प्राइमरी अमीन है NH2, सी एंड डी के अंदर सेकेंडरी अमीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है NH। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके प्लीज स्टॉप गाइस। देखो, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है स्टेबिलिटी का इन केस ऑफ वाटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्यों है? देखो, स्टेबिलिटी फॉर हाइड्रोलाइसिस डिपेंड्स अपॉन द टेंडेंसी ऑफ लीविंग ग्रुप। तो जो भी स्टेबिलिटी होती है हाइड्रोलाइसिस की, मतलब आप किसी भी कंपाउंड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो उस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस। अब जो हाइड्रोलाइसिस की स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है कि लीविंग ग्रुप कितना अच्छा है प्रेजेंट इन दी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ओके, तो जो एसिड क्लोराइड्स होते हैं वो लीस्ट स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है वो क्लोराइड आयन है, और क्लोराइड आयन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। ओके, मतलब जितना ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतनी ही स्टेबिलिटी कम होगी। इसी वजह से जो ऑर्डर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये फॉलो होगा, एंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, यहां पे आपको ये जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ये C1 नहीं है, ये है Cl। यहां पे ऑप्शन नंबर 1 में भी ये आपका Cl है, क्लोराइड। ओके, एंड यहां पे भी HCl है एंड ClO2 माइनस की बात हो रही है। ओके, ओके प्लीज स्टॉप गाइस। देखो, आपको बताना है द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पेयर है जिसके पास नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है। तो देखो, यहां पे आपको सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना होगा जिस स्ट्रक्चर के अंदर नॉन लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? V प्लस एम माइनस सी प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। नाउ व्हाट इज V, M, C एंड A? V है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि सेंट्रल एटम में प्रेजेंट है। M है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम जो कि बॉन्डेड है टू द सेंट्रल एटम। C इज द कैटायनिक चार्ज एंड A इज द एनायनिक चार्ज। ओके, तो आपने जैसे ही HCl2 और ClO2 के केस में कैलकुलेट किया हाइब्रिडाइजेशन, आपको पता चल जाता है कि यहाँ दोनों ही केस में बैंड शेप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। एंड इसी तरीके से जब आप बाकी सारे ऑप्शंस में चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि बाकी सब तो लीनियर स्ट्रक्चर है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी HCl2 एंड ClO2 माइनस बैंड शेप के स्ट्रक्चर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, टाइम अप गाइस। तो आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है इन केस ऑफ O2, B2, N2 एंड C2। तो गाइस सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर A भी हो सकता है एंड B भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों कि A भी हो सकता है और B भी हो सकता है? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि N2 के पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड O2 के पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तो A आंसर होगा, लेकिन B आंसर भी करेक्ट है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो बेसिकली बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है। जब आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे इन चारों स्पीशीज के लिए, तो आपको पता चलेगा सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर है B2 के केस में, इसीलिए बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी B2 की। ठीक है, क्योंकि इनवर्स रेशियो फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, टाइम अप गाइस। तो क्वेश्चन बोल रहा है द ऑक्टाहेड्रल मेटल ऑक्साइड विद द हाईएस्ट CFSE वैल्यू इज। तो आपको हाईएस्ट CFSE वैल्यू कैलकुलेट करनी है चारों ऑप्शंस के अंदर कि सबसे ज्यादा CFSE वैल्यू किसके अंदर है। तो देखो A और B जो ऑप्शन है इसके अंदर तो CFSE की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि Zn का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है D10 एंड D10 इज दी फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड MnO2 के केस में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो यहाँ पे CFSE की वैल्यू 0 होगी हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड के कॉन्फ़िगरेशन में। अब बात बची VO एंड TiO, इन दोनों ऑप्शंस में से CFSE की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ होगी? तो देखो जैसे ही आप कैलकुलेट करते हो CFSE की वैल्यू, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है -0.4 डेल्टा O इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस 0.6 डेल्टा इंटू EG में कितने इलेक्ट्रॉन है। जब आप इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करोगे इलेक्ट्रॉन्स की, तो आप देखोगे VO के अंदर तो -1.2 डेल्टा है एंड TiO के अंदर -0.8 डेल्टा है। ओके, तो हाईएस्ट जहां पे है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, टाइम अप गाइस। तो देखो आपको बताना है, आपको आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है इन केस ऑफ हीलियम एटम। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। आपको पता है एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है Z² डिवाइडेड बाय N² इंटू -13.6। अब आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी होती है इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ EGS। नाउ व्हाट इज GS? GS इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, आपने
इसके अंदर वैल्यूज पुट करी तो आपको पता चला आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आती है 54.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके टाइम अप गाइस। तो देखो केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको एक रिएक्शन दे रखी है A प्लस बी एंड प्रोडक्ट दे रखा है एंड A नॉट की कंसंट्रेशन, B नॉट की कंसंट्रेशन एंड E इनिशियल रेट्स आपको गिवन है। तो देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए, कौन सा एप्लीकेशन अप्लाई करना है। हमें बेसिकली कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन एक की कंसंट्रेशन सेम कर दो एंड दूसरे में चेंजेस देखो। मतलब देखो सबसे पहले यहाँ पे A नॉट की कंसंट्रेशन हम एक बार कांस्टेंट कर देते हैं। तो A नॉट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट करते हैं तो फर्स्ट वाला रिएक्शन एंड थर्ड वाला रिएक्शन हमने लिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है A नॉट की कंसंट्रेशन 0.1 है, 0.1 है। B नॉट की कंसंट्रेशन देखी तो 0.1 एंड 0.2 गिवन है। यहाँ पे 0.1 एंड यहाँ पे 0.2। इनिशियल रेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे R है एंड यहाँ पे 2R है। अब A नॉट की कंसंट्रेशन को जब कांस्टेंट किया तो B नॉट के अंदर चेंज देखा हमने, 0.1 से कंसंट्रेशन 0.2 हुई, मतलब 2 गुना हुई एंड इनिशियल रेट जो थी वो R से 2R हो गई। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू, ये भी 2 गुना हो गई। तो ऑर्डर की अगर बात की जाए तो विद रेस्पेक्ट टू B दैट इज 2 की पावर 1, मतलब ऑर्डर कितना हो गया इधर 1। अब इसी तरीके से B की अगर कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट किया जाए, यहाँ पे 0.1 0.1, मतलब अब हमने फर्स्ट और सेकेंड रिएक्शन को कंपेयर किया तो A नॉट की वैल्यू 0.1 एंड 0.2, B नॉट हमने कांस्टेंट रखा, इनिशियल वेट्स की बात की गई तो R से 4R हुई। कंसंट्रेशन A में 2 गुना बढ़ी तो इनिशियल वेट 4 गुना हो गई। मतलब ऑर्डर की अगर बात की जाए विद रेस्पेक्ट टू A तो 2 की पावर 2 आई, मतलब यहाँ पे 4 हो गई इनिशियल रेट, मतलब ऑर्डर कितना हो गया 2, ये जो पावर आई है। अब अगर ओवरऑल ऑर्डर की बात की जाए तो विद रेस्पेक्ट टू B हमारे पास 1 आया था एंड विद रेस्पेक्ट टू A हमारे पास ऑर्डर 2 आया। इन दोनों को जब ऐड किया तो ओवरऑल ऑर्डर आ जाता है 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके टाइम अप गाइस। तो अब आपको एक सिंपल सी रिएक्शन गिवन है एंड इसके लिए आपको EMF कैलकुलेट करना है एंड आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है -0.80 वोल्ट। तो हम EMF सिंपल से फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो नर्स इक्वेशन से हमें पता है
E cell is equals to E naught cell minus 0.059 divided by N log higher concentration divided by lower concentration. N is what? N is the number of electrons transferred. आपने वैल्यूज जैसे ही पुट करी आपको ई सेल की वैल्यू मिल जाती है 0.120 वोल्ट. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, टाइम अप गाइस. तो देखो, 1 ग्राम ऑफ अ प्रोटीन इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर. 1 ग्राम प्रोटीन को डिजॉल्व किया गया है 1 लीटर पानी में. एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आपको गिवन है 1.4 टॉर एट 298 केल्विन. अब आपको मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है प्रोटीन का. ठीक है, आर की वैल्यू आपको गिवन है. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है. सबसे पहले आप चीजें लिख लो, जो जो चीजें आपको गिवन है. आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर बात की जाए तो कॉलिजेटिव प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था दिस इज इक्वल्स टू पाई इज इक्वल्स टू CRT. ठीक है, C क्या है? C है कंसंट्रेशन. और अब आपको जो प्रेशर है वो गिवन है टॉर के अंदर, दिस इज 1.4 टॉर. तो आपने पाई की वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया क्योंकि आप जानते हो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 760 टॉर. आपने सिंपली वैल्यूज पुट करी, आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर कैलकुलेट कर लिया, फिर आपने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया पाई इज इक्वल्स टू CRT. C क्या है? कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन मतलब गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. मतलब आपने सिंपली मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किया तो आपको पता चल जाता है कि C की वैल्यू आ जाती है. एंड C एंड मोल्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. आपने जैसे ही इक्वेशन को सॉल्व किया, आप देखते हो सॉल्व करने पे मॉलिक्यूलर वेट आता है 13265.25 ग्राम मोल इनवर्स. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, टाइम अप गाइस. तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले P जो रिएक्शन हो रही है वो आपकी SN2 मैकेनिज्म से होगी क्योंकि NaCN एंड DMF है. एंड Q जो रिएक्शन है दिस विल बी योर SN1 रिएक्शन. अब ये जो H2O है ये आपका Br को रिप्लेस कर देगा एंड यहाँ पे आपके पास OH ग्रुप अटैच हो जाएगा SMUH की तरफ से. ठीक है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
ओके, प्लीज स्टॉप गाइस। तो देखो, आपको ये जो रिएक्शन गिवन है, मोनोक्लोरिनेशन की बात हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अगर स्टीरियो आइसोमर्स की बात की जाए तो आपके पास 2 स्टीरियो आइसोमर्स आएंगे। क्यों? क्योंकि HBr है आपके पास, तो इस वजह से 2 स्टीरियो आइसोमर्स आएंगे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की बात की जाए तो आपके पास 4 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से 4 कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स आएंगे। एंड टोटल जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 6 होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, टाइम अप गाइस। तो देखो, आपको एक रिएक्शन गिवन है एंड आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है इस रिएक्शन के अंदर। तो बेसिकली आपके पास ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस ग्रुप की वजह से ये जो OH, फिर आपको 3 कार्बन दिख रहे हैं एंड फिर OH ग्रुप दिख रहा है, ये वाला ग्रुप आपका कुछ जाके इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच होगा एंड कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको अटैच्ड मिलेगा। नाउ अब आपको बेंजीन रिंग दे रखी है जो कि एक गुड लिविंग ग्रुप है। इस वजह से जो OH ग्रुप होगा उसके जो लोन पेयर्स होंगे वो अटैक करेंगे डबल बॉन्ड पर एंड एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, so this was all about today's analysis. Now in case if you are new here at our YouTube channel, you can like, share and subscribe. And you can, if you have any query, you can mail us or contact us. Complete information is given to you on your screens. Thank you very much.